हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का अस्तित्व एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम लोग क्लास 12वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था मानव जनन। उस मानव जनन में हम लोगों ने नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। कुछ लोग बार बार ये कह रहे हैं सर जल्दी से क्या कर लीजिए, कंप्लीट करिए, कितना लंबा है कितना लंबा है। अरे भाई, जब सिलेबस कंप्लीट करना है तो चीज़ों को बारीकी से तो भी ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग घबराइए मत। अगर हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी को भी ध्यान में लेकर के पढ़ रहे हैं, तो लाजमी बात है कि वीडियो थोड़ा सा क्या होगा, लंबा तो होगा ही होगा। तो पेशेंस रखिए, बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस मानव जनन तंत्र के सेशन में जो है हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे युग्मक जनन। क्या पढ़ेंगे? युग्मक जनन। इस युग्मक जनन में हम लोग नर युग्मक और मादा युग्मक की क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके बाद से फिर एक या दो वीडियो सिर्फ बनेगा, उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, ठीक, जनन और स्वास्थ्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बातों को ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, युग्मक जनन। क्या स्टार्ट करते हैं? युग्मक जनन। ठीक, हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, युग्मक जनन। युग्मक जनन, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं, ठीक, गैमेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? अंग्रेजी में से हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, युग्मक जनन है क्या? तो देखिएगा, साफ शब्दों में आप लिख सकते हैं कि युग्मक निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। आइए इसे लिखते चलते हैं हम लोग। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक कौन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। वह युग्मक कौन कौन सा है? ठीक, तो है नर युग्मक, और दूसरा क्या है, मादा युग्मक। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। अर्थात इस युग्मक जनन में हम लोग निर्माण करेंगे शुक्राणु का, और किसका निर्माण करेंगे, अंडाणु का। ठीक, उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी कि युग्मक निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक, युग्मक कौन कौन से हैं? तो नर से निकलता है नर युग्मक जिसे कहते हैं शुक्राणु, और मादा से निकलता है क्या, मादा युग्मक जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु। इन्हीं नर युग्मक और मादा युग्मक का हमें अब क्या करना है, ठीक, निर्माण करना है। तो आइए अब हम बारी बारी से क्या पढ़ेंगे, शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे और अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। उससे पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे नोट बना के, ठीक, कि नर युग्मक निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, और ठीक ना, मादा युग्मक निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो लिखिएगा, नर युग्मक निर्माण प्रक्रिया को
शुक्र जनन कहा जाता है। नर युग्मक निर्माण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्र जनन को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक ना, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ऐसे ही मादा युग्मक निर्माण प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं? oogenesis। तो अगर इसकी स्पेलिंग भी लिखना चाहें आप लोग साथ साथ तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। इसकी अंग्रेजी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। ऐसे ही दूसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, चलिए क्या पढ़े हम लोग, नर युग्मक निर्माण प्रक्रिया क्या कहते हैं, शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे इसे लिख लीजिएगा, मादा युग्मक निर्माण प्रक्रिया, ठीक ना, अंड जनन, अंड जनन अंग्रेजी में कह लीजिए, क्या अंग्रेजी में oogenesis, ठीक कहा जाता है। ये बातें थी, उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम स्टार्ट किए हैं आज का युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, ठीक ना। बोले क्या है, युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक कौन कौन से, तो नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु। नर युग्मक निर्माण प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है, ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। जबकि मादा युग्मक निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अंड जनन अर्थात oogenesis कहा जाता है। तो आइए अब विस्तार से हम लोग क्या करेंगे, शुक्र जनन और अंड जनन क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, शुक्र जनन। क्या सीखेंगे, शुक्र जनन। आइए अगली स्लाइड लेते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या रहेगा, शुक्र जनन, ठीक, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये हमारा क्या, शुक्र जनन, अंग्रेजी में कह लीजिए तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। आइए देखते हैं ये कब। सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन कि शुक्र जनन प्रक्रिया प्रारंभ कब होती है, शुक्र जनन प्रक्रिया प्रारंभ कब होती है। क्या आपके दिमाग में कोई जवाब है इसका? अगर जवाब हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं शुक्र जनन प्रक्रिया कब प्रारंभ होता है। तो देखिए, जब कोई नर या कह लीजिए जब कोई लड़का 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से, ठीक, GnRH हार्मोन स्रावित होता है। फिर से सुनिएगा एक बार, क्या कह रहे हैं, जब कोई लड़का 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से, ठीक, GnRH हार्मोन स्रावित होता है, जो अग्रपीयूष ग्रंथि से LH एवं FSH हार्मोन्स क्या करता है, स्रावित करवाता है।
एक बार इस बात को लिख लीजिएगा। हम क्वेश्चन आपसे क्या पूछे हैं कि शुक्र जनन प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो देखिएगा, जब कोई लड़का 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन्स स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? GnRH हार्मोन स्रावित होता है, जो अग पीयूष ग्रंथि से, यानी यह GnRH हार्मोन्स, ठीक, क्या करता है? अग्र पीयूष ग्रंथि से LH एवं FSH हार्मोन्स स्रावित करवाता। कौन? GnRH, ठीक ना, अग्र पीयूष ग्रंथि के पास जाता है और वहाँ से 2 हार्मोन्स स्रावित करवाता है। एक हार्मोन्स को कहते हैं LH हार्मोन्स और एक हार्मोन्स को क्या कहते हैं? FSH हार्मोन्स, ठीक ना। आइए, ये LH हार्मोन्स क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? FSH हार्मोन्स क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? GnRH हार्मोन्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सबके बारे में यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ठीक। LH हार्मोन्स, इसको, ठीक ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। LH को क्या कहते हैं? ठीक, LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। अंग्रेजी इसका लिखना चाहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग कौन सा हार्मोन? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ठीक। एक और है जिसे अभी क्या बोले हैं? FSH, ठीक ना, इसे कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हिंदी में प्रेरित पुट्टिका हार्मोन्स। कौन सा? प्रेरित पुट्टिका हार्मोन्स, इसे लिख सकते हैं। एक और है जिसका नाम क्या है? GnRH, ठीक ना, इसे कहा जाता है, ठीक, गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक ना, गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक, इसे आप लोग लिख सकते हैं गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? गैनेडोट्रोपिन
रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक ना। यहाँ पे एक चीज़ नहीं रहेगा, स्पेलिंग अगर मिसमैच होगा तो इसे आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक। ये था, अर्थात शुक्र जनन प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो अभी मैं आपको बताया कि जब कोई लड़का 12 से 14 वर्ष का होता है तो उसके हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन्स क्या होता है, स्रावित होता है। यह GnRH हार्मोन्स पहुंचता है अग्रपीयूष ग्रंथि के पास और वहाँ पे जाकर के अग्रपीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है कि अब आप क्या कीजिए, हार्मोन्स रिलीज कीजिए। कौन कौन सा हार्मोन्स, ठीक। तो LH हार्मोन्स और कौन सा हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स। LH हार्मोन्स का, ठीक ना, फुल फॉर्म क्या था, FSH हार्मोन्स का फुल फॉर्म क्या था, GnRH का फुल फॉर्म क्या था, ठीक। यहाँ तक हम लोगों ने आसानी से क्या कर लिया है, सीख लिया है। उम्मीद है बातें आपको क्या हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो क्या करिएगा, आप अपने मित्रों को या दोस्तों को, ठीक, शेयर करिए, कर दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए, ताकि अगर कोई वीडियो, ठीक, हमारे चैनल पे क्या होता है, डाला जाता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या हो जाए, आप लोगों तक पहुंच सके। आइए आगे देखते हैं, बात हम क्या बोले हैं, ठीक ना। ये है हमारा ब्रेन, ठीक, क्या है, मस्तिष्क, ठीक ना। और मस्तिष्क में उपस्थित है क्या, मस्तिष्क में उपस्थित है हाइपोथैलेमस, ठीक। हाइपोथैलेमस ने क्या स्रावित किया, तो GnRH। यह GnRH पहुंचा कहाँ पे, अग्रपीयूष ग्रंथि के पास। और अग्रपीयूष ग्रंथि दो तरह का क्या निकाला, हार्मोन स्रावित किया, क्या, LH और FSH। बोलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या होगा, यह LH हार्मोन्स और FSH हार्मोन्स करेंगे क्या, कोई तो इनका कार्य होगा, कुछ तो कार्य होगा। तो आइए सबसे पहले हम किसको जानते हैं, LH के बारे में क्या करते हैं, सीखते हैं कि LH हार्मोन्स जाता कहाँ पे है, करता का क्या है, इसका कार्य क्या है, ये सारी बातें सीखेंगे। आइए सीखते हैं इसे। चलिए आइए सीखते हैं LH हार्मोन्स का क्या है कार्य, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, LH हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, LH हार्मोन्स। देखिए LH हार्मोन्स वृषण में जाता है, कहाँ पे जाता है, वृषण में जाता है। और वृषण में जाकर अंतरालिक कोशिका को क्या करता है, प्रेरित करता है। याद करिए, हम लोग जब पढ़ रहे थे शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका में के बीच में कोई अवकाश था जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, अंतराली अवकाश कह रहे थे। और उस अंतराली अवकाश में अंतराली कोशिकाएं पाई जा रही थी। इन अंतराली कोशिका को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है लीडिंग कोशिका। क्या कहा जाता है, अंतराली कोशिका को लीडिंग कोशिका के नाम से भी जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहा जाता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। आइए देखते हैं, ठीक। LH हार्मोन्स, ठीक, कहाँ पे जाता है, तो LH हार्मोन्स वृषण में जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा LH हार्मोन्स वृषण में जाता, स्राव हो गया था, LH हार्मोन्स का निर्माण हो गया था, ठीक। कौन किया था, अग्रपीयूष ग्रंथि। तो LH हार्मोन्स कहाँ पे जाएगा,
ठीक, LH हार्मोन जाता है वृषण में। कहाँ जाता है? LH हार्मोन्स वृषण में जाता है। ये क्या हो गया? ठीक, वृषण में जाता है तथा अंतराली कोशिका को क्या करता है? प्रेरित करता है। वह अंतराली कोशिका को प्रेरित करता। अंतराली कोशिका को एक और नाम से जाना जाता है, लीडिक कोशिका। किस नाम से जाता है? लीडिक कोशिका। ठीक, देखिए ये जाएगा वृषण में LH हार्मोन्स और अंतराली कोशिका या लीडिक कोशिका को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। जिसके परिणाम स्वरूप देखिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ठीक, एक हार्मोन्स का स्राव होता है जिसे टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक हार्मोन्स का स्राव होता है जिसे क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। आइए एक बार इसे आपको समझाते हैं। हम लोग क्या किए थे पिछले वीडियो में? हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे शुक्रजनक नलिका। क्या पढ़ा था? शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिका के बीच में यह अवकाश पाया जा रहा है जिसे क्या कहते हैं? अंतराली अवकाश। और इन्हीं अंतराली अवकाश में पाया जा रहा है क्या? अंतराली कोशिका। ये हमारी क्या है? अंतराली कोशिका। क्या है? अंतराली कोशिका। और इन्हीं अंतराली कोशिकाओं को LH हार्मोन्स आके क्या कर रहा है? ठीक, प्रेरित कर रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप यह अंतराली कोशिका, ठीक, यह अंतराली कोशिका क्या कर रही हैं? देखिएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह अंतराली कोशिका स्राव करें किसका? टेस्टोस्टेरॉन का। इसका क्या कह लीजिए? टेस्टो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? उम्मीद है बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मेरे साथ आप लोग कापी और कलम लेके बैठे होंगे और नोट्स क्या कर रहे होंगे? बना रहे होंगे। अब देखिए ये टेस्टोस्टेरॉन का कार्य क्या है? टेस्टोस्टेरॉन ठीक स्रावित हो गया, अब होगा क्या? टेस्टोस्टेरॉन करता क्या है? इसका तो कोई कार्य होगा। तो देखिएगा ये टेस्टोस्टेरॉन जब उपस्थित हो जाता है तो ये करता क्या है? तो टेस्टोस्टेरॉन मांसपेशियों के विकास में क्या करता है? सहायता करता है। साथ साथ में लड़कों की आवाज़ को भारी करने के लिए उत्तरदायी होता है। और लड़कों के ठीक ना चेहरे पे ठीक या जननांगों पे दाढ़ी मूंछ या बाल आने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो ये बात को लिखिए कि ये टेस्टोस्टेरॉन का कार्य क्या है? ठीक ना, टेस्टोस्टेरॉन का कार्य, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक, टेस्टोस्टेरॉन का कार्य। तो देखिएगा टेस्टोस्टेरॉन के कार्य क्या है? तो क्या करता है? यह मांसपेशियों के विकास में क्या करता है? सहायता करता है। यह मांसपेशियों के
विकास के लिए, ठीक ना, मांसपेशियों के विकास एवं कर लीजिए एवं आवाज़ में भारीपन तथा दाढ़ी मूंछ आने के लिए उत्तरदायी कौन? ये टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है? तो मांसपेशियों के विकास के लिए तथा आवाज़ भारी या एक और है दाढ़ी मूंछ आ जाना या आने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अब देखिए यह शुक्रजनक नलिका में जाता है। कौन? ये टेस्टोस्टेरोन शुक्रजनक नलिका में जाता है, अर्थात हम यहाँ पे क्या कर लिए हैं आपको बताए हैं। ठीक, आइए देखिए इसको अलग पेन से दिखा रहे हैं। यह क्या कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन आ गया, अब यह आएगा कहाँ पे? शुक्रजनक नलिका में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। शुक्रजनक नलिका में जाता है और शुक्रजन या नरजन्म कोशिका को शुक्रजनन प्रारंभ करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। कौन? तो होता क्या है देखिए, ये टेस्टोस्टेरोन पहुंचता है शुक्रजनक नलिका में। कहाँ पहुंचता है? शुक्रजनक नलिका में। और यहाँ पे एक कोशिका पाई जा रही थी, याद करिए हम यहाँ पे आपको एक कोशिका बताए थे जिसका हम लोग बोले थे घनाकार कोशिका। इसे हम लोग नरजन्म क्या बोले थे? नरजन्म कोशिका भी बोले थे। यही नरजन्म कोशिका आगे चल के बताए थे कि शुक्राणुओं का क्या करेगी? निर्माण करेगी। तो होता क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन पहुंच गया शुक्रजनक नलिका में और शुक्रजनक नलिका में पहुंचकर शुक्राणुजन कोशिका या फिर कह लीजिए नरजन्म कोशिका को शुक्रजनन प्रारंभ करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो इस बात को लिखिएगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, टेस्टोस्टेरोन शुक्रजनक नलिका में प्रवेश करता है तथा शुक्रजन कोशिका या इसे ठीक नरजन्म कोशिका को शुक्र जनन के लिए प्रेरित करता है। ये टेस्टोस्टेरोन के हमारे क्या हो गए? दो महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट कार्य हो गए। मांसपेशियों के विकास के लिए उत्तरदायी है, आवाज़ के भारीपन के लिए उत्तरदायी है, दाढ़ी मूंछ आने के लिए उत्तरदायी है, और ठीक क्या है? तो एक और कार्य इसका है कि यह टेस्टोस्टेरोन शुक्रजनक नलिका में प्रवेश करेगा। शुक्रजनक नलिका में क्या किया? प्रवेश किया। प्रवेश करने के पश्चात नरजन्म कोशिका या कह लीजिए तो शुक्राणुजन कोशिका, यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या हो गया है, दिक्कत आ गई है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये हमारा है शुक्राणुजन कोशिका हो जाता है। शुक्राणुजन कोशिका या नरजन्म कोशिका को क्या करता है? प्रेरित करता है। किसके लिए? शुक्र जनन के लिए। तो यहाँ तक की बातें उम्मीद है आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे शुक्र जनन। शुक्र जनन है क्या? इस शुक्र जनन प्रक्रिया में हो क्या रहा है? तो इस शुक्र जनन प्रक्रिया को पढ़ने से पहले हम लोग क्या किए थे, एक बार आइएगा,
हम बोले थे LH हार्मोन्स, ठीक, और FSH हार्मोन्स। LH हार्मोन्स क्या हो कर रहा था, इसका आगे चल कर के कार्य क्या था, हम लोगों ने आगे सीख लिया है। अब एक बार थोड़ा सा FSH हार्मोन्स को भी क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे शुक्र जनन प्रक्रिया। क्या पढ़ेंगे? शुक्र जनन प्रक्रिया। तो आइए क्या करते हैं हम लोग, FSH हार्मोन्स के बारे में क्या करते हैं। FSH, ठीक ना, FSH हार्मोन्स का कार्य क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक, प्रेरित पुट्टिका हार्मोन्स का कार्य क्या है। तो देखिए ये FS हार्मोन्स सर्टोली कोशिका पे कार्य करता है। कौन से कोशिका पे कार्य करता है? सर्टोली कोशिका पे, ठीक। हम लोगों ने सर्टोली कोशिका के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग क्या किया था, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से क्या कर लिया था, सीख लिया था। तो ये सर्टोली कोशिका के पर कार्य करता है और यह सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करती है, ठीक ना। ये सर्टोली क्या करती है, कोशिका पोषण प्रदान करती है नर जर्म कोशिका को। तो लिखिएगा यह सर्टोली कोशिका पर कार्य करता है। यह सर्टोली कोशिका पर क्या करता है, कार्य करता है, तथा ये सर्टोली कोशिका पोषण प्रदान करती है नर जर्म कोशिका को, ठीक ना, जिससे यह नर जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है। कौन? सर्टोली कोशिका किसको पोषण प्रदान करेगी? तो नर जर्म कोशिका को क्या प्रदान करेगी? पोषण प्रदान करेगी। तो ये था FSH का कार्य। क्या था? FSH का कार्य। अब देखिए नर जर्म कोशिका को क्या मिल गया? पोषण मिल गया। अब नर जर्म कोशिका क्या करेगी? शुक्र जनन के लिए क्या करेगी? प्रेरित करेगी, ठीक। नर जर्म कोशिका को कौन प्रेरित करेगा, ठीक ना, टेस्टोस्टेरोन शुक्र जनन के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। नर जर्म कोशिका को टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? शुक्र जनन के लिए प्रेरित करेगा। और यहाँ पे नर जर्म कोशिका को क्या मिल गया? पोषण मिल गया। अब उसके पास ताकत हो गई है। अब क्या होगा? शुक्र जनन प्रक्रिया क्या हो जाएगी? यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? शुक्र जनन प्रक्रिया देखेंगे। शुक्र जनन प्रक्रिया देखिएगा, मोस्टली अगर कहा जाए तो 2 चरणों में होती है। शुक्र जनन प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में होती है। तो आइए पहले हम लोग शुक्र जनन प्रक्रिया को क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए शुक्र जनन प्रक्रिया, हम लोग क्या पढ़ेंगे? शुक्र जनन प्रक्रिया, ठीक। यहाँ तक का कार्य क्या हो गया था हमारा? ये था हमारा कार्य किसका? FSH का। यहाँ पे इसको कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? शुक्र जनन प्रक्रिया। ये प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इस पे स्टार लगा लीजिएगा, ठीक, डबल स्टार। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए शुक्र जनन प्रक्रिया 2 चरणों में होता है। यहाँ पे लिखिएगा शुक्र जनन प्रक्रिया 2 चरणों में होता है। एक होता है शुक्राणु प्रसूजनन,
एक होता है शुक्राणु जनन। ठीक, शुक्र जनन प्रक्रिया 2 चरणों में होता है। एक होता है शुक्राणु प्रसूजनन और दूसरा क्या होता है, ठीक, शुक्राणु जनन। तो इन दोनों को बारी बारी से हम क्या करना है, सीखना है। आइए इन दोनों को क्या करते हैं, बारी बारी से सीखते हैं। आइए इसे बारी बारी से क्या करते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले शुक्र जनन को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, शुक्राणु प्रसूजनन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ठीक, और शुक्राणु जनन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा, तो शुक्र जनन को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, शुक्राणु प्रसूजनन। तो देखिएगा, हम लोग क्या कहे हैं कि शुक्राणुजन कोशिका या नरजन्म कोशिका, ठीक, क्या करेगी, अब आगे फिर क्या करवाएगी, आगे शुक्र जनन के लिए क्या होगी, प्रेरित करती है। तो ये शुक्र जनन होगा कैसे, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। ये था हमारा क्या, ठीक, शुक्राणुजन कोशिका, शुक्राणुजन कोशिका, इसे क्या कह सकते हैं, नर जन्म कोशिका। ठीक, इस कोशिका में होगा क्या, अब समसूत्री विभाजन होगा। ये हमारी क्या है, शुक्राणुजन कोशिका, और इस कोशिका में होगा क्या, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। अब ये समसूत्री विभाजन में क्या होता है, कोई भी कोशिका अपने आप को क्या करती है, धड़ाधड़, ठीक, समान गुणसूत्रों के साथ क्या करती है, विभाजन करती है। यानी अर्थात के लीजिए तो अपने ही जैसे कई ठो कोशिकाओं का क्या करेगी, निर्माण करेगी। चलिए, ये हो गया क्या, समसूत्री विभाजन। अब देखिएगा, इसमें से कुछ कोशिकाएं आगे चल करके, ठीक, करेंगी अर्धसूत्री विभाजन। इसमें से कुछ कोशिकाएं आगे चल करके क्या करने वाली हैं, अर्धसूत्री विभाजन करने वाली हैं। अर्थात लिखिएगा, इसमें से कुछ कोशिकाएं आगे चलकर समसूत्री नहीं, अर्धसूत्री इनमें से कुछ कोशिकाएं आगे चल करके क्या करते हैं, अर्धसूत्री क्या करती हैं, विभाजन करती हैं। क्या है, अर्धसूत्री क्या करेंगी, विभाजन करेंगे। सपोज दैट, देखिए, मान लीजिए इसमें से यह कोशिका और इधर से ये कोशिका, ठीक ना, ये दोनों आगे चल के क्या करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए एक को लेके बताते हैं इसको। यह जो कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करेंगी आगे चल करके, उन्हें नाम दिया जाता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या कहा जाता है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। तो ये जो विभाजन करने वाली हैं इन्हें कहा जाता है प्राथमिक
शुक्राणु कोशिका, इसे क्या कहेंगे? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। कौन सी कोशिका को? जो आगे चल करके क्या करने वाली हैं? अर्धसूत्री विभाजन करने वाली हैं। ठीक, इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब आइए इसमें कराते हैं क्या हम लोग? अर्धसूत्री विभाजन। देखिएगा, हम आपको 9th ठीक और 11th में भी बताए थे। वहाँ पे 9th में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? कोशिका में अंतिम ठीक टॉपिक था विभाजन, जिसमें हमने क्या किया था? आप लोगों को अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन बताया था। 11th में भी आपको क्या किया गया था? अर्धसूत्री विभाजन के बारे में विस्तार से क्या किया गया था? बताया गया था। वहाँ पे बताया गया था कि अर्धसूत्री विभाजन मुख्यतः कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में होता है। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और दूसरा क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? ठीक है, द्विगुणित संरचना अगुणित संरचना में क्या होती है? बदल जाती है। जबकि अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड में क्या होता है? ठीक, अगुणित संरचना ठीक अपने आप को 2 भागों में क्या कर लेती है? बांट लेती है। अर्थात 1 से 2 कोशिका, अर्थात 2 से कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा? 4 कोशिकाओं का। और सूत्री विभाजन जो सेकेंड है वह समसूत्री विभाजन के ही जैसे होता है। तो क्या बोले हैं यहाँ पे? होगा क्या? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिसके परिणाम स्वरूप ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? अगुणित संरचनाओं का निर्माण हो जाएगा। इस अगुणित संरचना को कहा जाएगा द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या कहा जाता है? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। इसे आप लिख सकते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अंग्रेजी में से आप कह सकते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एक बार फिर सुन लीजिए, हम करा रहे हैं अब क्या? शुक्र जनन की प्रक्रिया करा रहे हैं। शुक्र जनन प्रक्रिया मुख्यतः कितने भागों में हुई है? 2 भागों में हुई है, एक शुक्राणु प्रसूत जनन और एक शुक्राणु जनन। ठीक, अब इसे अभी हम आपको क्या करेंगे? इन दोनों को समझाएंगे। उससे पहले हम क्या किए हैं? ले लिए हैं नर जन्म कोशिका, उसमें कराएं क्या? समसूत्री विभाजन। ठीक, समसूत्री विभाजन से इतनी कोशिकाओं का क्या हो गया है? ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। इसमें से कुछ कोशिकाएं आगे चल करके करेंगी अर्धसूत्री विभाजन। अब जो कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करने के लिए तैयार हैं उसे बोला जाता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब होगा क्या? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। हम बताएं अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में द्विगुणित से क्या हो गया? अगुणित संरचना का क्या हो गया? निर्माण हो गया, जिसे बोले हैं क्या? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा? सेकेंड होगा। यहाँ पे फिर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, जिसके परिणाम स्वरूप ये ठीक एक कोशिका 2 भागों में, अर्थात एक कोशिका
अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में 2 और फिर ये 2 कोशिकाएं मिलकर के कितने ठीक कोशिकाओं का निर्माण करेंगी, 4 कोशिकाओं का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। इसे बोला जाता है शुक्राणु प्रसू कोशिका। क्या कहा जाता है? शुक्राणु प्रसू कोशिका। इसे कहा जाता है, जो 4 कोशिकाएं बनी हैं इन्हें कहा जाता है शुक्राणु प्रसू कोशिका। क्या कहते हैं? शुक्राणु प्रसू कोशिका। अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटिड। लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं स्पर्मेटिड। उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। आइए एक बार फिर क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा इसे हमें क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि आपको आगे की भी बातें क्या कर सकें, बता सकें। अब देखिए, ये जो शुक्राणु प्रसू कोशिका है, इसमें आगे चल करके क्या होगा, संरचनात्मक आएगा परिवर्तन। कैसा परिवर्तन आएगा? संरचनात्मक परिवर्तन आता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ठीक, शुक्राणु प्रसू कोशिका में होगा क्या, संरचनात्मक परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता। यहाँ पे देखिए संरचनात्मक परिवर्तन हो गया, यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, शुक्राणु का क्या हो गया, ये हमारा क्या है, शुक्राणु। उम्मीद है बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। चलिए, अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया तो आइए एक बार फ्लो चार्ट से आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये था हमारा क्या, ठीक, इसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, हट गया है, क्या लिखा था, चलिए एक बार इसे सही कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे था शुक्राणु जन कोशिका, अंग्रेजी में क्या बोले थे इसे, एक और बोले थे इसे नरजन्म कोशिका, नरजन्म कोशिका। ये था शुक्राणुजन कोशिका या फिर क्या था, नरजन्म कोशिका। आइए आगे देखते हैं, इसको देखते हैं फिर से एक बार फ्लोर चार्ट से, ठीक ना। एक बार इसे पुनः क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसे इधर स्थानांतरित कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, ये हमारा क्या था, शुक्राणु जन कोशिका। ठीक, ये था हमारा शुक्राणु जन कोशिका, जिसे अंग्रेजी में बोले थे स्पर्मेटोगोनिया। इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, शुक्राणु जन कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया। इस शुक्राणु जन कोशिका में क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन हुआ था। देखिएगा, इस शुक्राणु कोशिका में हुआ था क्या, समसूत्री विभाजन। यहाँ पे क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन, ठीक ना।
समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ठीक क्या हुआ था, उसमें से कुछ कोशिकाएं आगे चल करके अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार थीं, जिसे कहा गया था प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। क्या बोला गया था? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अंग्रेजी में से क्या बोले थे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका को? ठीक ना, प्राइमरी, ठीक, स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें क्या हुआ था? हुआ था अर्धसूत्री विभाजन, ठीक ना, जिसमें से हम देखे थे 2 चरणों में हुआ था। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, यहाँ पे हुआ था अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ था किसका? तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ? द्वितीय शुक्राणु कोशिका। क्या हुआ है? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अंग्रेजी में से क्या बोले थे? ठीक, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, तभी ये फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है शुक्राणु प्रसूजनन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है और शुक्राणु जनन कहाँ पे हो रहा है, ठीक ना। तो देखिएगा इसके बाद फिर यहाँ पे हुआ था क्या? अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, जिससे निर्माण हुआ था क्या? शुक्राणु प्रसू, ठीक ना, कोशिका, ठीक, जिसे स्पर्मेटिड बोले थे। क्या बोले थे अंग्रेजी में? इसे स्पर्मेटिड। ध्यान से देखिएगा, इसे क्या बोले थे? स्पर्मेटिड। और फिर इसी शुक्राणु प्रसू कोशिका में संरचनात्मक क्या आया था? इसी शुक्राणु कोशिका में, प्रसू कोशिका में आया था संरचनात्मक ठीक, संरचनात्मक परिवर्तन, और जिससे किसका निर्माण हुआ है? शुक्राणु क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है शुक्राणु प्रसूजनन। अर्थात कह लीजिए तो शुक्राणुजन कोशिका से लेकर के शुक्राणु प्रसू कोशिका तक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, शुक्राणु प्रसूजनन कहा जाता है। अंग्रेजी में स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कह सकते हैं? स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहा जाता है। अर्थात शुक्राणुजन कोशिका से लेकर शुक्राणु प्रसू कोशिका ठीक तक के निर्माण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्राणु प्रसूजनन कहा जाता है। ठीक, जबकि शुक्राणु प्रसूजनन से लेकर के और शुक्राणु तक के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? शुक्राणु जनन। क्या कहा जाता है? शुक्राणु जनन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? यहाँ पे शुक्राणु प्रसू कोशिका से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया तक क्या कहा जाता है? कहा जाता है शुक्राणु जनन। अंग्रेजी में कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। उम्मीद है आपको बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। हम लोग लिए थे शुक्राणु जन कोशिका, नर जन कोशिका, ठीक, समसूत्री विभाजन कराए थे,
इसमें से कुछ कोशिकाएं आगे चल करके प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या आगे चल करके की थी क्या अर्धसूत्री विभाजन, ठीक, जिससे द्वितीय शुक्राणु कोशिका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। फिर ये आगे चल करके फिर सेकेंड हुआ था अर्धसूत्री विभाजन, फिर शुक्राणु प्रसूप कोशिका का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो कह लीजिए यहाँ से और यहाँ तक के प्रक्रिया को, ठीक ना, शुक्राणु जन कोशिका से लेकर के और शुक्राणु प्रसूप कोशिका तक के निर्माण प्रक्रिया को कहते हैं शुक्राणु प्रसूजनन। और उसके बाद से जहाँ से संरचनात्मक परिवर्तन होता है, अर्थात शुक्राणु प्रसूप कोशिका में होता है संरचनात्मक परिवर्तन, इसे कहते हैं क्या, शुक्राणु जनन, स्पर्मियोजेनेसिस। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। आज हम लोगों ने, ठीक, शुक्र जनन प्रक्रिया क्या कर ली है, ख़त्म कर लिया है। कल हम क्या करेंगे, अन्न जनन प्रक्रिया अर्थात oogenesis को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको क्या हो गई, समझ में आई होंगी। वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक, ताकि हम लोगों का और क्या होता रहे, मनोबल बढ़ता रहे और ऐसे ही वीडियो हम आप लोग के सामने क्या करते रहें, ठीक, लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।